नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने बांग्लादेश को कैटेगोरिकली ये बोला है कि जो हिंदूज के साथ हो रहा है आपके देश में, इसको रोको जल्द से जल्द। जो वायलेंस हो रहा है आपकी माइनॉरिटीज पर, इस पर अंकुश लगाओ। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, यूएस कंडेम्स अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। और यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन बांग्लादेश, इन्होंने भी ये कहा है कि बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ये जल्द से जल्द रोकना होगा कैटेगोरिकली। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्टेटमेंट है बाय मिया सेपो। ये यूएन की रिप्रेजेंटेटिव हैं टू बांग्लादेश। ये यहाँ पर कह रही है कि जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश फ्यूल्ड बाय हेट स्पीच ऑन सोशल मीडिया। देखिए, हुआ यही है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई गई और जब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए तो भीड़ ने एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के सोशल मीडिया में बहुत से लोग डिफेंड कर रहे थे ये अटैक्स, कि देखिए ये अटैक जस्टिफाइबल है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रा डरावना दृश्य था, क्योंकि आपको समझना होगा, जब बांग्लादेश में हिंदूज पे अटैक हो रहे थे तब कोई बांग्लादेश का कोई यूट्यूबर, कोई वहाँ पर लिबरल सोसाइटी, कोई भी हिंदूज के डिफेंस में नहीं आई, क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया में इन्होंने हिंदूज के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा हेट फैला दी थी कि देयर वाज नथिंग स्टॉपिंग देम। तो यूएन ने भी यहाँ पर यह कहा है कि बांग्लादेश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जहाँ पर लिखा है कि माइनॉरिटीज़ को ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, इवन दो बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है नहीं, मगर एटलीस्ट उनके संविधान में लिखा है कि माइनॉरिटीज़ एटलीस्ट सेफ रहेंगी इन बांग्लादेश, ये इनको इंश्योर करना होगा। मगर इस्कॉन के जो चीफ हैं यहाँ पर, इन्होंने ये कहा कि बेटर लेट देन नेवर। शुक्र है यूएन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो दी, मगर ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट आए यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से, ना कि बांग्लादेश में यूएन की रिप्रेजेंटेटिव से। और यूएसए और यूएन के बाद देखो, मैं ये भी यहाँ पर मेंशन कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं मिलिंद देवरा। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन है नहीं, तो पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करते। इन्होंने यहाँ पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये भी कह दिया कि सीएए को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, इसको अमेंड करने की आवश्यकता है, ताकि जो आज के समय बांग्लादेश में हिंदूज हैं इनको भी हम इंडिया में ला पाएं। तो सडनली मैं ये देख रहा हूं कि सीएए को लेकर काफ़ी अब सपोर्टिव कमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई है। एक टाइम पर मुझे याद है, सीएए को लेकर जो फेक न्यूज़ फैलाई गई थी बड़े बड़े लोगों द्वारा, वो बहुत ज़्यादा डरावना था। दिल्ली में दंगे भी हो गए थे उसकी वजह से, बहुत फेक न्यूज़ फैली थी। मगर अब सडनली बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सब देखकर अब बात चल रही है कि सीएए में कुछ अमेंडमेंट ऐसी करनी चाहिए कि जो अभी बांग्लादेशी हिंदूज इंडिया में नहीं आए, उनके लिए भी इंडिया में आने का रास्ता और सिटीजनशिप पाने का रास्ता रिलेटिवली आसान हो पाए। नाउ इस टॉपिक को और इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करी थी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ अलायंस? इंडिया, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पर सरप्राइज्ड हैं कि यूएसए और यूएन यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, इवन दो इंडिया की सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई ओवर दिस इशू। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक यही कहा है कि सिंस बांग्लादेश की सरकार कोशिश कर रही है कि वायलेंस रुका जाए इन बांग्लादेश, हम मानते हैं कि वो जेन्युइन तरीके से एक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। वेयर एज यूएसए और यूनाइटेड नेशंस ने लिटरली यहाँ पर स्कोल्ड किया है, डांट लगाई है बांग्लादेश की सरकार की। और इसके पीछे देखो, बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि इस्कॉन के जो फॉलोअर्स थे और वेरियस और जो हिंदू ग्रुप्स थे इन बांग्लादेश, इन्होंने बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया। ढाका में आप अगर देखो तो मिनॉरिटीज़ इकट्ठा हुई और कोई यहाँ पर लोग नहीं आए हैं। प्राइमरली आप अगर देखो तो मिनॉरिटीज़ ने ही खुद के डिफेंस के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, इस्कॉन फॉलोअर्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन ढाका ओवर वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। और मैं कहूँगा बहुत ही सही टाइम पर इस्कॉन ने चिट्ठी लिखनी स्टार्ट कर दी थी। एक लिखी चिट्ठी इन्होंने पीएम मोदी को, एक चिट्ठी लिखी यहाँ पर यूएन को कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर हो रहा है, जो सिचुएशन बनी हुई है, इस पे नज़र डालिए, सरकार पे प्रेशर डालिए कि मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे बचा के रखें। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत ही ज़्यादा कम हिंदूज बचे हैं इन बांग्लादेश। आप अगर बांग्लादेश की सरकार का डेटा देखो, अगेन मैं हमेशा आपको जो सरकारी डेटा होता है, जो सेंसस का डेटा होता है, वही दिखाता हूँ। तो बांग्लादेश की सरकार ने खुद ही यहाँ पर कहा है कि एक टाइम पर जब बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन हुआ करती थी 22% के आसपास, ये पॉपुलेशन अब गिर गिर के पहुंच गई थी 2011 के सेंसस के हिसाब से 8.54%। और इसके बाद 2016 में यूएस गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने ये कहा था कि एक्चुअली में जो हिंदूज की पॉपुलेशन है इन बांग्लादेश, ये रफली 7% के आसपास है। ये 2016 का डेटा है। रिसेंटली जो वायलेंस हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके बाद जो ये 7% है वो भी 6% या इवन 5% के आसपास रह गया हो। क्योंकि आप अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट देखोगे ना, तो ये काफ़ी बार
थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं हिंदू पॉपुलेशन को ताकि ज़्यादा इन पे इल्ज़ाम ना आए। वेराज जब बाकी कंट्रीज़ खुद अपनी रिसर्च करती है, खुद जो डेटा है इसको स्कैन करती है, फॉर एग्जांपल यूएसए ने किया था, तो वो कहती है कि नहीं, ये आराम से 1.5 से लेकर 2% के आसपास फालतू पॉपुलेशन बता रहे हैं हिंदूज़ की, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लेम ना आ जाए इन पर कि इन्होंने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ही प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जब एक पॉपुलेशन रफली 5-6% के आसपास बची है तो आप समझ सकते हैं वो लोग अपने डिफेंस में ज़रा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए यूएस और यूएन की जो स्टेटमेंट्स हैं दे मैटर अलॉट ना। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एज इंडियंस हमें इससे क्या रिलेशन है। ठीक है, बांग्लादेश में हो रहा है, उनका इंटरनल मैटर है, हम यही कह सकते हैं, इंटरनल मैटर है जी उनका। हम एक सेकुलर कंट्री है, हम अपना देखेंगे, वहाँ पे उनके सिटीजन्स हैं चाहे जो भी रिलीजन के हो, वाई डू वी केयर। देखिए, हमें इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है और ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी भी काफ़ी बार पूछ चुका है मेंस में, इंटरव्यू में, कि जो बांग्लादेश से हम देख रहे हैं इमिग्रेंट्स का क्राइसिस आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा बांग्लादेश की आबादी 16-18 करोड़ के आसपास है। अब लगातार अगर वहां से एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि देखो बांग्लादेश में ऐसा तो हुआ नहीं है कि जो 22% से लेकर 8.5% के आसपास जो पॉपुलेशन पहुंच गई है ये सारे मारे गए हों, कई मारे भी गए हैं यहाँ पर, मगर जो मेजॉरिटी है ये एक्चुअली बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आ गई है। होता क्या है कि लैंड ग्रैबिंग होती है। जो इल्ज़ाम इजराइल पे लगाया जाता है ना कि ये फिलिस्तीनियों का जो लैंड है ग्रैब कर लेते हैं, सेम केस आप अगर देखो तो यहाँ पर भी हो रहा है। जो हिंदू यहाँ पर माइनॉरिटी है उनको डरा धमका के भगा देते हैं यहाँ से, फिर जो भी इनके घर वगैरह हैं वो कब्जा लिए जाते हैं। अब जो ये पॉपुलेशन बांग्लादेश में कम हो रही है लाखों की संख्या में, ये कहाँ गई है? ये इंडिया में ही गई है। और पिछले 30 साल में आप अगर देखो, 30 से लेकर 40 सालों में बहुत से बांग्लादेशी हिंदूज हैं जो बस अपनी जान बचाकर इंडिया में आए और इंडिया में रह रहे हैं आज के समय। और इससे बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है हम पे। अब पहले क्या होता था कि ये जो लोग थे जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादातर रहती थी वेस्ट बंगाल में। अब क्या हो गया कि बाकी स्टेट्स में भी फैल रही हैं। हमने रिसेंटली देखा है कि बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये आंध्र प्रदेश में देखे गए, तमिलनाडु में देखे गए। यहाँ पे आप देख पाओगे 2021 का आर्टिकल है, तमिलनाडु की सरकार ने क्रैकडाउन लॉन्च किया है ऑन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। कई यहाँ पे आपको मुस्लिम्स भी मिलेंगे, कई और रिलीजन के लोग भी मिलेंगे, मगर बहुत ही बड़ी संख्या यहाँ पे होती है उन हिंदूज़ की जो बस अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से आते हैं इंडिया में। और इस टॉपिक पर कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट भी पब्लिश करी है कि इसका एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बर्डन आ सकता है इंडिया पर। आपको पता है कि 1971 में जब पाकिस्तान की सरकार ने बहुत बड़ा जेनोसाइड किया था इन बांग्लादेश, तो उस वक्त इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न ऑब्वियसली एक तो ये था कि लोगों की जान जा रही है, उसके बाद एक कंसर्न ये भी था कि लोग अपनी जान बचा के जो इंडिया की तरफ भागेंगे, इतनी बड़ी आबादी आएगी, हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हमारी जो स्कीम्स अभी चल रही हैं कि राशन इतना हम देंगे, हमारे पास फ्यूल इतना है, रिसोर्सेज इतने हैं, वो सारी इक्वेशन हिल जाती है क्योंकि लाखों का इन्फ्लक्स आता है लोगों का। और आज भी आप अगर देखो तो बांग्लादेश में जो लगातार हो रहा है, इससे जो एक वहाँ पे माहौल बन रहा है, मुझे लगता नहीं है कि जो हिंदू मिनॉरिटी है वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहना चाहेगी। तो इसलिए आज के समय अब टाइम आ चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट बैठकर बात करे बांग्लादेश की सरकार के साथ और डिस्कस करे ये इशू कि हम आपके देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं इनकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है कि उनके एनक्लेव्स बना लो, उनके अलग से एनक्लेव्स बना लो और प्रॉपर तरीके से जो वो एनक्लेव हैं उनको गार्ड करो। जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनको इंस्ट्रक्शंस दो कि वहाँ पर कोई भी जो दंगाई हैं या फिर कोई अटैक करने वाले हैं वो उनको ना मार दे, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है। गिनती की कितनी पॉपुलेशन बची है, आराम से इस 6-7% का अगर मान लो ये यहाँ पर 70-80% भी प्रॉपरली एनक्लेव में शिफ्ट कर देते हैं तो दैट विल बी एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल। और इंडिया एक्चुअली इस प्रोसेस को फंड भी कर सकता है एक बार को, क्योंकि अगर ये लोग फिर इंडिया में आते हैं तो इकोनॉमिकली हम पे बर्डन बनेंगे। मगर प्रॉब्लम अभी के लिए ये है कि बांग्लादेश की सरकार का जो देखने का नजरिया है ना, ये बहुत नेगेटिव है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि बांग्लादेश की पीएम ने वार्निंग दे दी इंडिया को कि जो इंसिडेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, अब मान लो कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेट कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया, इन पे कुछ अटैक्स हो गए, मीडिया भी काफ़ी कवर करती है उसको, तो ये जो न्यूज़ है ये बांग्लादेश में भी पहुंचती है। अब आज के समय हम ये भी देख रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ है ये भी बन जाती है। क्लिप कहीं और की होगी, सीरिया की होगी, इराक की होगी, उसको एडिट कर देंगे और बता देंगे कि देखिए ये यहाँ की फुटेज है, ताकि लोगों का गुस्सा बढ़े, आक्रोश बढ़े। तो अब बांग्लादेश की पीएम ये कह रही है कि कुछ जो इंसिडेंट्स इंडिया में हुए हैं उससे जो हिंदूज हैं इन बांग्लादेश वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे साफ दिखता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे अपने आप मिनॉरिटीज़ की जो ऑलरेडी बहुत कम बची है। ये ब्लेम और जगह डाल रही हैं कि क्योंकि इंडिया में एक इंसिडेंट हो गया था जो बहुत कवर किया गया, उसके रिस्पॉन्स में तो यहाँ पर ये सब होगा ही।
तो अगेन ये वही बात आती है, 2 wrongs डोंट मेक 1 right। ये हमेशा इस ब्लेम से बच नहीं पाएंगे ना। वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और बिलीफ अलायंस ये किस कंट्री ने लॉन्च करी थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 में यूएसए लॉन्च द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि अनअकैडमी का भी स्पेशल ऑफर चल रहा है ऑन द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये कॉम्बो पैकेज जो है इसमें अब एक 9 मंथ का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहें तो जो 9 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। और इसमें एडवांटेज ये मिलेगा कि 31 अक्टूबर तक अगर आप ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको यूपीएससी बुक्स भी मिलेंगी जो डिलीवर कर दी जाएंगी आपकी एड्रेस पे। तो ये स्पेशल ऑफर है, ये खत्म हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। यू कैन बाय दिस कोर्स वाइल द प्राइसेस आर लो। मगर प्राइसेस अगर आप और कम करना चाहते हैं तो यूज करिए प्रोमो कोड PD10 और यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट और आपको मिलेगा द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत।